हाय स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर उसका हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन निकाला था। ओके, और वो जो इक्वेशन है आज जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर, और इसमें हम उसके ग्राफ देखेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट के ग्राफ देखेंगे, उसके बाद फेजर डायग्राम देखेंगे और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है वो स्टडी करेंगे। तो हमने जो इक्वेशन जो निकाले थे कौन सा अपना E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और I का जो इक्वेशन था दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और उससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला था दैट इज the current lags behind the EMF by phase angle pi by 2। ये निगेटिव साइन से लैगिंग हो रहा है, दैट मीन्स EMF leads the current by phase angle pi by 2 रैडियन। ओके, अब इसके हमें क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है E वर्सेस और I वर्सेस ओमेगा टी। ओके, तो उसके लिए कंबाइन भी ग्राफ निकाल सकते हैं और सेपरेट भी ग्राफ निकाल सकते हैं। तो हम कंबाइन ग्राफ निकालेंगे ई के और आई का। ओके, ओमेगा टी ये हो गया हमारा, ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये आई 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ई 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई 0। ओके, अब यहां से हम ये लाइन हो गई, उसके बाद ये लाइन हो गई, उसके बाद ये लाइन हो गई और उसके बाद ये लाइन हो गई। ओके, अब पहले हम E का ग्राफ बनाते हैं, दैट इज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे आएगा 2 पाई। ओके, अब साइन ओमेगा टी यानी ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई बाय 2 अगर ली तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, दैट इज यहाँ पे पाई बाय 2 पे यहाँ पे आएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 अगर ली तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। साइन 5 की वैल्यू 0 होती है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 3 पाई बाय 2 यानी साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है -1 है। ओके, तो -1 यानी यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस E0 पे ये पॉइंट मिलेगा। ओके, और उसके बाद 2 पाई पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी यहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर इसको अगर हमने ऐसा अगर, तो ये हमें ऐसा इसका ग्राफ मिल रहा है। ये किसका हो गया ग्राफ, दैट इज E का, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी का। ओके, वैसे ही हमें निकालना है अब I का। तो इसको हमने कैसे किया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। अब I का निकालना है, यानी ये जो है कॉस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू माइनस I0 यानी माइनस I0। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला। उसके बाद पाई बाय 2 का जो फॉर्मूला वैल्यू होती है cos 90 डिग्री की वो 0 होती है, तो सेकंड यहाँ पे मिला। ओके, उसके बाद थर्ड जो है पाई cos 5 पे होती है -1 और +1, -1 और ये माइनस वो हो जाएगा +1, यानी हमें जो मिलेगा पाई पे यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट होगा हमारा। ओके, उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे जो वैल्यू जो होती है 3 पाई बाय 2 पे जो वैल्यू जो होती है दैट इज cos 270 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0।
तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 0 पॉइंट पे 1 पॉइंट मिलेगा। cos 270 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिला। उसके बाद 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है +1 यानी यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा -1। तो हमें जो सेकंड जो 2 पाई पे जो पॉइंट जो मिल रहा है वो होगा हमारा -I0 का। वो क्या होगा, -I0 का। अब इसको अगर हमने ज्वाइन अगर किया तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें इस तरह से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। ओके, ये होगा, ये ई की वैल्यू, ई का ग्राफ होगा, और ये होगा हमारा आई का ग्राफ। ये क्या होगा, हमारा आई का ग्राफ। तो ये हो गए ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। अब इसकी फेजर डायग्राम निकालना है। तो फेजर डायग्राम निकालने के लिए हमें पता है फेजर डायग्राम इसकी कैसी होगी। फेजर डायग्राम, अब मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है, यानी ये होगा हमारा E0। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी, और उसका जो फेज डिफरेंस जो रहता है वो रहता है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। ये होगा I0 की वैल्यू। ओके, अब यहाँ से अगर हमने प्रोजेक्शन अगर डाला तो यहाँ से इतनी जो वैल्यू है वो होती है E = E0 sin ओमेगा टी, यानी ये होगा ओमेगा। इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, और I0 का प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे अगर डाला तो यहाँ से कितना जो वैल्यू होगी वो होगी I = I0 sin ओमेगा टी -π/2। कितनी होगी वैल्यू, कितनी होगी वो, I = यहाँ से लिखते हैं I = I0 sin ओमेगा टी -π/2। तो यहां से क्या हो रहा है, दैट इज द करंट लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल π/2। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होता है, दैट इज द 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गई फेजर डायग्राम और कर्व डायग्राम हो गई। उसके बाद अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है वो देखेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो देखेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव reactance is denoted by XL. Inductive reactance is denoted by XL. It is the same concept as that of the resistance. जो रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, दैट इज इट अपोजेस द डीसी करंट। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंस जो है इट इज द सेम कंसेप्ट एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस, लेकिन डिफरेंस भी है, वो डिफरेंस हम आगे लेंगे। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन था वो I0 की वैल्यू कितनी थी, I0 की वैल्यू दैट इज E0 अपॉन ओमेगा एल, E0 अपॉन ओमेगा एल। अब इसको अगर हमने ओम्स लॉ से अगर कंपेयर अगर किया, I = T0/R, जनरल फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, I = V/R। यहाँ पे V वोल्टेज है, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की। तो यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, दैट इज द ओमेगा एल ओबे द सेम रोल एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज द
effective resistance offer by inductance L, effective resistance offered by inductance L, it is called as इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस L, इट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो गया? XL दैट इज इक्वल टू ओमेगा L, XL दैट इज इक्वल टू ओमेगा L। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा दैट इज 2 पाई FL, दैट इज 2 पाई FL। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस L एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मींस it offer the more resistance for the high frequency, it offer the more reactance for the high frequency, it offer the more effective resistance for the high frequency। क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तो यहां से अगर हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ निकाला तो वो जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। वो जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, अब डीसी करंट जो है, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 0। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 मीन्स इट ऑफर दी 0 इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर डीसी करंट। मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टेंस जो है वो डीसी करंट को क्या करता है? अलाउ करता है। मीन्स इट अलाउज और इट पासेस थ्रू डीसी करंट, बट हाई फ्रीक्वेंसी जो करंट रहेगा दैट इज द एसी करंट, इट ब्लॉक द एसी करंट फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी, इट ब्लॉक द एसी करंट फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी। और इसी कारण हम क्या कहते हैं? दैट इज द इंडक्टेंस acts as a short circuit for DC current। इंपॉर्टेंट ऐसा है, इंडक्टेंस acts as a short circuit for DC current, because of for DC F equal to 0, for DC F equal to 0 means it block the AC for high frequency and allows the DC। और इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट होगा, डायमेंशन होगी, इट इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट दैट इज द ओम्स। SI यूनिट क्या होगा? ओम। और डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा सेकंड पार्ट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। और उसमें हमने फेजर डायग्राम देखी, उसके बाद कर्व डायग्राम देखी, ग्राफ देखे हैं, उसको हम कर्व डायग्राम कहते हैं, अल्टरनेटिंग कर्व ऑफ ईएमएफ एंड करंट वर्सेस ओमेगा टी। ओके, तो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स। ओके, और आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।